सो डियर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का ये अपना अगला लेक्चर्स होगा और इसमें हम लोग जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि आपका किसका होगा, सॉइल का। तो इसमें सबसे पहला आज का टॉपिक है और वो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा WW/WS, है ना। WW जो है ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? WW जो है रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और WS जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका किस चीज़ को? तो ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वेट जो है वो एक तरीके का फोर्स होता है। वेट क्या होता है? एक तरीके का फोर्स होता है। तो वेट को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। वेट इज इक्वल टू लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट ऑफ वाटर में भी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ सॉइल सॉलिड में भी। तो दोनों में जी कट जाएगा, तो मास ऑफ वाटर बाई मास ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी वेट ऑफ वाटर कंटेंट जो होता है ना। वाटर कंटेंट यानी W को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉइल सॉलिड। यानी इसका मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वाटर कंटेंट होगा ये मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉइल सॉलिड का रेशियो होता है। जो वाटर कंटेंट होता है फाइन सॉइल का वो ज़्यादा होता है कोर्स सॉइल के कंपैरिजन में। वाटर कंटेंट को W से लिखा जाता है या डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। वाटर कंटेंट ऑफ सम फाइन सॉइल में बी ग्रेटर देन 100%। कुछ वैसे भी फाइन सॉइल होते हैं जिसका वाटर कंटेंट जो है 100% से ज़्यादा हो सकता है। जो वाटर कंटेंट है उसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज के टर्म में। जब परसेंटेज के टर्म में उसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसके कारण से ही उसे जाना जाता है परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। उसको और किस नाम से जाना जाता है? परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे वॉइड रेशियो की। तो वॉइड रेशियो जो है ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब होता है सॉइल सॉलिड, है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। जो वॉइड रेशियो है इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यूनिट लेस होता है क्योंकि दोनों वॉइड बाई वॉइड ही होता है। वाटर कंटेंट की बात किया जाए तो वो भी हमारा यूनिट लेस ही होता है। जो वॉइड रेशियो है ये जनरली इसका जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक लाई करता है, बट कुछ सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो 1 से ज़्यादा हो जाता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो नेचर ऑफ सॉइल इज वीक एंड कंप्रेसिबल। अगर वॉइड रेशियो का वैल्यू ज़्यादा है ना, यानी इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि डेट इज वॉइड रेशियो ग्रेटर, जो सॉइल का जो नेचर्स होगा इन वो क्या होगा? कम होगा। यानी सॉइल का नेचर जो है वीक होगा, कम होगा और कंप्रेसिबल होगा, उसको आसानी से कंप्रेस कर पाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू है अगर वॉइड का ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर ज़्यादा रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो कंप्रेस नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स सॉइल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ फाइन सॉइल। फाइन सॉइल के कंपैरिजन में जो वॉइड रेशियो होता है कोर्स सॉइल का वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल। जो वॉइड रेशियो है इसको किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? डेसिमल के टर्म में इसको जो है हम लोग एक्सप्रेस जो है करते हैं। इसका जो वैल्यू है वो लाई करेगा E जो है बड़ा होता है 0 से और छोटा होता है 1 से। इन जनरली, इसको जो है इन जनरली लिख लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे लिख लो इन जनरली। जनरली ये चीज़ें आपको जो है देखने को मिलता है। E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड।
तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी VV इज इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालने गए, वहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं दिया हुआ है या कुछ और कंडीशंस दिया हुआ है, तो उसके अनुसार जो है हमें वॉइड जो है देखना पड़ता है कि वॉइड हमारा कितना निकल कर आ रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कब क्या हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी ये जो है रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। इसका मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, सॉइल मास का टोटल वॉल्यूम। जो पोरोसिटी है इसको डिनोट किया जाता है न्यू से, इसको एन नहीं न्यू पढ़ा जाता है। इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से छोटा ही होता है, कभी भी 1 के बराबर नहीं जाएगा। ये जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से, तो इसको 2 बार मैंने लिख दिया है। चलो एक पॉइंट को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ 2 बार मैंने लिख दिया। चलो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं काट देता हूँ, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ 2 बार लिखा गया है तो ये ज़्यादा अच्छा भी हमारे लिए नहीं है। ठीक, तो न्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, या कैपिटल V से रिप्रेजेंट किए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय VT, यानी टोटल वॉल्यूम जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू जो है एन न्यू का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, बराबर भी नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप जो है ध्यान रखना, नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप 1 के बराबर कर देते हो तो वो गलत हो जाता है। तो 1 के बराबर भी हमारा जो है यहाँ पे नहीं होगा, राइट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, सो इट इज कॉल्ड परसेंटेज वर्ड्स। इसको परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसको परसेंटेज वर्ड भी कहते हैं, बट यूज्ड इन डेसिमल। लेकिन जनरली इसको जो है डेसिमल के टर्म में जो है हम लोग यूज जो है करते हैं। बोथ वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी आर मेजर्स ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। जो वॉइड रेशियो है और जो पोरोसिटी है, दोनों ही जो है सॉइल का डेंसनेस को क्या करता है, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एज सॉइल बिकम्स मोर एंड मोर डेंस देयर वैल्यू डिक्रीजेज। सॉइल का जितना ज़्यादा डेंस होते जाएगा, है ना, सॉइल जितना ज़्यादा डेंस होते जाएगा उतना ही ज़्यादा जो वॉइड रेशियो या पोरोसिटी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। अब बात किया जाए रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशन की बात किया जाए तो एज वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। और न्यू यानी पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड या इक्वेशन इसको 3 भी मान सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। या इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो, मतलब आप अल्टरनेट। ये मैंने जब मैं डिप्लोमा पढ़ रहा था तो उसमें इस चीज़ को मैंने पढ़ा था, तो मैं मतलब थोड़ी सी चीज़ें उल्टी फुल्टी जैसे मन किया था वैसे पढ़ लिया था। बट आपको समझना है, आपको मैं समझा रहा हूँ तो उस तरीके से आपको जो है समझना है, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा अच्छे तरीके से पढ़े हो ना डियर, तो आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप बिंदास, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होना, आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को अगर पढ़े हो तो डेफिनेटली निकाल सकते हो, ठीक है। बट दिक्कत क्या होती है ना हम लोगों के साथ, या तो आपके साथ या हमारे साथ, हम लोग के साथ दिक्कत ये होता है कि हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं
तो दोबारा सोचते हैं यार एक तो बार तो पढ़ ही लिए हैं, अब तो बस रिवीजन ही करना है। यही हम लोग गलती करते हैं, बस एक बार रिवीजन करने की बात करते हैं। एक बार नहीं, हर बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब जब आपको लगे कि हम भूल रहे हैं तब तब आपको जो है रिवाइज करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि अगर पॉसिबल हो तो हर महीने आप उस चीज़ को रिवाइज कीजिए, तब वो ज़्यादा बेटर होता है। और ये हमारे साथ भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ, हमारे साथ भी ये चीज़ें लागू होती है। हम भी कई बार इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नाउ E इज इक्वल टू यानी वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं वॉइड रेशियो को वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे क्या किए कि जो टोटल वॉल्यूम था, है ना, टोटल वॉल्यूम से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। तो जो वॉइड रेशियो है ये रेशियो एक रिलेशंस निकल कर आ गया न्यू बाई 1 माइनस न्यू। सिमिलरली इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि न्यू इज इक्वल टू भी हम लोग यानी पोरोसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को सेम टू सेम रहने देंगे, टोटल वॉल्यूम को चेंज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इक्वेशन 4 का यूज करते हुए हम लोग जो है यहाँ पे किए, और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ जो है हम लोग क्या किए, यहाँ पे डिवाइड कर दिए। तो जब दोनों तरफ से डिवाइड किए मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो न्यू यानी पोरोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। सो पोरोसिटी इज इक्वल टू एक रिलेशंस आ गया आपका वॉइड रेशियो बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आप क्या कर लो, इसको स्टार मार लो, इसको ट्रिपल स्टार जो है लगा लो, और ऊपर में जो मैंने बताया इसको भी जो है आपको क्या करना है, ट्रिपल स्टार बना लेना है, क्योंकि कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, और ये एक मेजर पार्ट हो जाता है जब इससे आपका क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता है तब, ठीक है। अब बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन किसकी मदद से, तो ओवन ड्राइंग मेथड, है ना। ओवन ड्राई एक मशीन्स होता है, उसकी मदद से हम लोग जो है वाटर कंटेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सॉइल सैंपल को जो है हम लोग फील्ड से लेकर आ जाते हैं, है ना। फील्ड से लाने के बाद हम लोग जो है एक सैंपल को जो है मेजर कर लेते हैं कि हाँ जब सॉइल को फील्ड से लाए थे तो इसका वेट जो है इतना था, और उसके बाद उसको जो है ओवन ड्राइंग मशीन में रख देते हैं, जिसका जो टेम्परेचर रहता है वो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और उसके बाद 24 आवर्स के बाद, है ना, उसको निकालते हैं और अगेन फिर से सॉइल सैंपल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे ही सॉइल सैंपल को मेजर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, मेजरमेंट पता चलता है कि पहले जो है मेजर मान लो कि 100 ग्राम था, अब घट कर जो है 70 ग्राम हो जाता है। तो हम लोग यह पता लगाते हैं कि जो वाटर कंटेंट है यानी जो पानी की मात्रा थी हमारा सॉइल सैंपल में वो 30 ग्राम था, है ना, 30 ग्राम। तो जब 30 ग्राम निकला तो उसको परसेंटेज के टर्म में अगर चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो परसेंटेज के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 ग्राम तो वाटर कंटेंट निकला, और टोटल सॉइल सैंपल का वेट कितना था, तो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम और 30 ग्राम, मतलब 30 ग्राम बटा 100 ग्राम इंटू 100 करेंगे, मतलब तो इस तरीके से जो है आपका निकल कर आ जाएगा, यानी लगभग 30% जो है आपके यहाँ पे निकल जाएगा वाटर कंटेंट, है ना। 30 बटा 100 गुने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 30% आपका आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, बस इसको स्टेटमेंट के तौर पे आपको दिया गया है, बताया गया है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल में कितना वाटर है उसको फाइंड करने के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स है, एंड इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी। इसको लेबोरेटरी में
यूज किया जाता है। फॉर इट टेक अ सॉइल सैंपल इन ए क्लीन कंटेनर एंड पुट इन ओवन, है ना, ओवन ड्राइंग जो मशीन्स है उसमें जो है रख देते हैं, जो सॉइल सैंपल कलेक्ट करके लाए फील्ड से उसको। इट्स टेम्परेचर मेंटेनेंस फ्रॉम 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एबव 110 डिग्री सेल्सियस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल में ब्रेक, क्या हो जाता है, ब्रेक करना स्टार्ट कर जाता है, यानी जो सॉइल का स्ट्रक्चर्स था वो भी जो है हमारा टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो है 105 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि 105 106 तक ही रहे, उससे ज़्यादा ना रहे। एंड रिजल्टिंग इन chemically found structure below 60 degree Celsius provided to prevent oxidation of organic matter of peat soil। जो peat soil होता है उसमें organic matter present होते हैं, तो उस organic matter को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उस सॉइल सैंपल में हमारा जो है ऑक्सीडेशन ना हो सके, तो अगर ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, पीट सॉइल होगा, तो बिलो 60 डिग्री सेल्सियस जो है हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर कंप्लीटली ड्राइंग ऑफ सॉइल सैंपल द टाइम टेकन टू बी 16 to 24 आवर्स फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए 16 से 24 घंटा जो है हम लोग लेकर चलते हैं। द कंप्लीट ड्राइंग ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस इन 4 to 8 आवर्स। लेकिन जो कंप्लीट ड्राई होता है वो 4 से 8 घंटे में हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 16 से 18 घंटे तक ड्राई करें, है ना। 4 से 8 घंटा में भी ड्राई हो जाता है, लेकिन जनरली आप देखोगे जो भी सॉइल कहीं पे भी आप देखोगे तो उसमें थोड़ी बहुत बलुई मिट्टी होता ही है। मतलब अगर हो सकता है कि आप जिस एरिया में आपका जो कॉलेज हो, तो कॉलेज के आसपास का जैसा एरिया रहेगा उसी के अनुसार ना आपको मिट्टी मिलेगा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप जो टेस्ट करोगे वो तो कॉलेज के लैब में ही करोगे इस चीज़ का। अगर इन फ्यूचर का जॉब लगता है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे सॉइल टेस्ट करने के लिए मिले, बट आप करोगे तो सैंपल तो कहीं ना कहीं से तो उठा कर लाओगे ना टेस्ट करने के लिए, तो जहाँ से भी सैंपल को लाओगे वो सॉइल के टाइप्स पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन मेनली हम लोग जो है 16 से 24 घंटा रखते हैं ताकि प्रॉपर हो जाए, लेकिन 4 से 8 घंटे में भी कंप्लीटली ड्राई हो जाता है अगर सैंडी सॉइल ना रहे तब। जनरली 24 आवर्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर कंप्लीट ड्राइंग, है ना। कंप्लीट ड्राइंग के लिए जनरली जो है 24 आवर्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फॉर सॉइल कंटेनिंग जिप्सम, अगर कोई सॉइल जिप्सम को कंटेन करता है तो उस कंडीशन में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है हमें देना पड़ता है, या फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए, और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है तो उस कंडीशन में 60 डिग्री सेल्सियस जो है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। टेम्परेचर नॉट ग्रेटर देन 80% फॉर जिप्सम, अगर जिप्सम है सॉइल में प्रेजेंट तो 80% से ज़्यादा क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि जब सॉइल को सैंपल को लेकर आएंगे हम लोग फील्ड से उठाकर, तो उस कंडीशन में सॉइल सैंपल का अब कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक कंटेनर लेंगे जिसमें सॉइल सैंपल को रखेंगे। तो सबसे पहले कंटेनर का वेट कर लेंगे कि कंटेनर का वेट कितना है, तो उसको W1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और उस कंटेनर में सॉइल सैंपल को रख देंगे और उसके बाद मेजर करेंगे, जिसको W2 लिखेंगे। तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल, जो मॉइस्ट सॉइल सैंपल था जो फील्ड से लेकर आए, है ना, टेकन फ्रॉम फील्ड, यहाँ पे लिख सकते हो टेकन फ्रॉम फील्ड, है ना, जो फील्ड से लेकर आए वो वाला जो है यहाँ पे लेंगे। और W3 कब लेंगे, जब वेट ऑफ कंटेनर जो जिसमें रखे हुए रहेंगे ओवन ड्राई में रखेंगे सूखने के लिए, तो उसके बाद वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल जो कि उसी कंटेनर में रहेगा 24 घंटे के बाद जब निकालेंगे उसको, तो ये जो है W3 ले लेंगे। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 माइनस W3, तो हमें जो है वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, इसको जो है WW लिख देंगे, ठीक है।
और वेट ऑफ ड्राई सॉइल कैसे निकलेगा, W3 माइनस W1, है ना, ड्राई निकल जाएगा W3 माइनस W1। यानी क्या करेंगे कि यहाँ पे वेट ऑफ कंटेनर सिर्फ हमें हटाना ना, क्योंकि हमें वेट ऑफ ड्राई सैंपल तो निकालना ही है, तो कंटेनर हटाना है, तो कंटेनर को हटाना है तो क्या करेंगे, W1 को हटा देंगे, ठीक है। और जब हमें मॉइस्चर मतलब वाटर का निकालना होगा तो W3 में से घटा देंगे उसको, तब पानी हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना पानी था उसमें, राइट। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा W2 माइनस W3 बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। ये वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये प्रोसेस एक बार ही करेंगे और सोचेंगे कि एक्यूरेट हो जाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें इस प्रोसेस को मेनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, जिसके कारण से हमें जो है अलग अलग वेरिएशंस जो है हमें देखने को मिलेगा वाटर कंटेंट में। तो जब अलग अलग वेरिएशंस हमें वाटर कंटेंट में देखने को मिलेगा तो उसके अनुसार एक एवरेज डाटा जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मान लो कि 10 बार जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट किए इस तरीके का, है ना। तो जब 10 बार एक्सपेरिमेंट किए तो 10 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद 10 अलग अलग हमें जो है वाटर कंटेंट का सैंपल मिला। तो वो जो 10 अलग अलग वाटर कंटेंट का सैंपल मिला उसका जो है एक एवरेज डाटा निकाल लेंगे और एवरेजली हम लोग कहेंगे कि अगर इस एरिया पे हम लोग सॉइल सैंपल का में वाटर कंटेंट की बात किया जाए तो हमें ये चीज़ें जो है मिली है। तो इस तरीके से आप अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम दोगे तो उसमें जो है आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना रहता है, या कई बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में ये पूरा स्टेप भी लिखना रहता है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट वगैरह आप यूज़ किए, कैसे किए, क्या स्टेप फॉलो किए। तो इन सभी चीज़ों को भी जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो खैर आपको यहाँ पे उतनी डिटेल्स नहीं करनी है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है। बस यहाँ पे मेन चीज़ें है समझना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसे अपनी वर्ड्स में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी प्रस्तुत कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे जो है दिया गया है। मान लो कि हम लोग जो है 3 बार रिपीट किए तो तीनों का अलग अलग जोड़ दिया, वो 3 से डिवाइड किए तो ये एवरेज वाटर कंटेंट निकला। यहाँ पे लिख देंगे एवरेज, है ना। ये एवरेज वाटर कंटेंट जो है हमें देखने को मिल गया। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल में जो वॉइड्स होते हैं उसका वॉल्यूम और जो वॉल्यूम है वाटर का उसका रेशियो होता है, तो वो उसको डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। इसकी वैल्यू की बात किया जाए तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 100 के बराबर या 100 से छोटा वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज एंड यूज इन डेसिमल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज के टर्म में, लेकिन यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिव पर्पस डेसिमल के तौर पे। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल और सॉइल मास। सॉइल मास में कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा प्रेजेंट है उसको जो है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या बताता है। एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मान लो कि कोई सॉइल है और उसको बोला जा रहा है कि फुल्ली ड्राई कंडीशन है, इसका मतलब कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा। और अगर सॉइल को बोला जा रहा है कि फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन है या फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, तो उस कंडीशन में उस सॉइल का जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा यानी एस का जो वैल्यू होगा वो एस इज इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में ग्राफ, ये जो एक्स एक्सिस है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर का ग्राफ है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का ग्राफ है। और
ये जो वाई एक्सिस है ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन का ग्राफ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का ये क्या है, ग्राफ आपका यहाँ पे है। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर मान लो कि 25% डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो वो ह्यूमिड कंडीशन आएगा, 0 से 25% तक है तो ह्यूमिड कंडीशन, 25% से 50% जा रहा है तो डंप कंडीशन कहलाएगा, 50 to 75% मॉइस्ट कंडीशन, और 75% से 100% तक जाएगा तो वेट कंडीशन आएगा। और जब 100% हो जाएगा तो सॉइल को क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉइल बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ग्राफ की मदद से आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, तो एयर कंटेंट के बारे में। किसके बारे में, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का जो वॉल्यूम होता है उसका, एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ एयर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए सी से, तो ए सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अलग अलग कर देंगे, तो ए सी है ना, इसको अलग अलग कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड को, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो एयर कंटेंट इज इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 1 माइनस एस। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक अलग और नया रिलेशंस निकल कर आ जाएगा कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, है ना। यानी एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का समेशंस इज ऑलवेज विल बी 1, हमेशा एक जो है हमें देगा। अगर मान लो क्वेश्चंस पूछ दिया जाए कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.5 है ना, तो एयर कंटेंट कितना होगा, ऑब्वियसली 0.5 जो है हमारा एयर कंटेंट भी जो है हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। एयर कंटेंट भी जो हमारा उतना ही होगा जितना कि वाटर कंटेंट होगा, उसी के ऊपर जो है हमारा ये क्या होगा, डिपेंड पूरी तरीके से करेगा। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड जो है ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। इसको जो है डिनोट किया जाता है न्यू ए, क्या, न्यू ए। जैसे पोरोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता था, उसी तरीके से न्यू ए लिखेंगे तो ये परसेंटेज एयर वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। न्यू ए यानी परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। इसका जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 0 से लेकर 1 के बीच में, है ना। 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक रिलेशंस बिल्ट हम लोग करेंगे किसके किसके बीच में, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, है ना। परसेंटेज एयर वॉइड या परसेंटेज एयर वॉइड लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसको जो है मैं काट देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। गलती थोड़ा सा लिखा गया है, इसको काट ही दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बीच में तो हम लोग जानते हैं कि जो परसेंटेज एयर वॉइड है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, इसको इक्वेशन 1, एंड एयर कंटेंट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो एयर परसेंटेज एयर वॉइड है उसके इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, ये जो फॉर्मूला है ये देता है एसी का यानी एयर कंटेंट का, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम जो है ये हमें देता है पोरोसिटी का वैल्यू जो है हमें देता है। तो जब पोरोसिटी का वैल्यू देता है तो हमें रिलेशंस मिल गया, ये एक रिलेशंस मिल गया किस चीज़ का, तो परसेंटेज एयर वॉइड और
एयर कंटेंट के बीच में, जो कि न्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन इन न्यू इंटू ए सी। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। इन सभी पे जो है क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, बट हमें जो है उस पर फोकस करेंगे। थोड़ी अभी थ्योरी पार्ट जो है चैप्टर 1 और 2 जो है हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 तो मैंने डिस्कस कर लिया, चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा तो इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल होगा, थ्योरी होगा, कई सारी चीज़ें जो है आपको मैं करवाऊंगा। बस थोड़ा सब्र करो, हर चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, गेट के पर्सपेक्टिव से भी और जेई लेवल के पर्सपेक्टिव से ही, मतलब दोनों में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है।